मनप्रीत टॉक्स देखने वाले मेरे सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ जिस शख्सियत ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ यानी कि इंसानी कदरां कीमतां उत्ते बहुत काम किया है ਅਤੇ ਉਹ पंजाब ਦੀ नामी यूनीवर्सिटी पंजाब यूनीवर्सिटी ਵਿੱਚ पिछले 18 सालों तो अपनियां सेवावां भी निभा रहे हैं। जी हाँ, मैं गल कर रही हाँ प्रोफैसर डॉक्टर नमिता गुप्ता जी की। नमिता जी, मैं तुहाडा स्वागत करती हाँ मनप्रीत टॉक्स। थैंक यू मनप्रीत। डॉक्टर नमिता जी, मैं तुहाडे बारे गल करां, तुसीं पीयू विच पढ़ी सी, तो मैं तुहानूं थोड़ा पिछे लैके जाना चाहूँगी। उत्थों दे तुसीं स्टूडेंट सीगे ते हुण उत्थों दे ही तुसीं प्रोफैसर हो। पिछले 18 सालों तो तुसीं अपनियां सेवावां निभा रहे हो। की चेंज तुसीं एज ए स्टूडेंट टू एज ए प्रोफैसर पंजाब दी यूनीवर्सिटी विच देखिया? आपने जैसे कहा कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है। हाँ जी। 1999 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने के लिए आई थी। हाँ जी। तो मैंने मास्टर्स की और उसके बाद एमफिल की पंजाब यूनिवर्सिटी में, 4 साल हॉस्टल में भी रही। तो अगर मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी की जर्नी कहें तो आई एम वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट इट। आप हमेशा एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, अगर आप वहाँ किसी तरह से भी अगर आप वहाँ सर्व कर सकते हो, और आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में सर्व करने का मौका मिला। और डिफरेंट कैपेसिटीज़ में जब आप काम करते हो, स्टूडेंट एज आपकी लाइफ डिफरेंट होती है, और जब आप एज टीचर ज्वाइन करते हो तो आपके रोल्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। तो एक सेंस ऑफ, पर अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ से पढ़े वहीं काम करते हो तो एक सेंस ऑफ इंडेटनेस रहती है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहती है हमेशा अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। तो हमेशा मुझे एक फीलिंग रहती है कि क्योंकि मुझे जो कुछ आज है वो सब यहीं से मिला है, तो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करना है पॉजिटिव। और दूसरा, जब आप उस यूनिवर्सिटी में रहे होते हो तो आपने उसके डिफरेंट फेजेस को देखा होता है, एज स्टूडेंट, एज वार्डन, एज चेयरपर्सन, अब नाउ एज डीन स्टूडेंट वेलफेयर। तो मुझे लगता है कि मैं अपने काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाती हूँ क्योंकि मैंने डिफरेंट आस्पेक्ट्स को समझा हुआ है। हाँ, अपने इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, अपने इंस्टीट्यूशन के चैलेंजेस क्या हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता लग जाते हैं। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਗੂਗਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਟਿਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਡਾਊਨਲੋਡਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਫੀਲ ਸੋ ਗੁੱਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿਪ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਨॉट वेरी ईजी, किवें मतलब ये चीज़ तुसी की थी? जब आप कहते हो कि स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइस, तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि ये समझना, जैसे आप मेरी स्टडीज़ की बात कर रहे थे, तो मैं 1996 में चंडीगढ़ आई। मैं हरियाणा में एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ, नरवाना से। तो 1996 में जब मैंने MCM में एडमिशन लिया तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक स्मॉल टाउन से जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो उस टाइम बहुत सारा, उस टाइम जैसे आपने कहा इंटरनेट और उतना एक्सपोजर भी नहीं था, तो उस टाइम के चैलेंजेस थोड़े डिफरेंट थे। सबसे बड़ा हर्डल जो आज भी मुझे लगता है चेंज नहीं हुआ, वो था लैंग्वेज बैरियर। बहुत ज़्यादा अंग्रेजी पे फोकस था और मुझे लगता था बट एक ना हैगा भी है ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। हाँ, तो पर मैंने इसको कभी भी, मुझे लगता है कि एक नई भाषा सीखने में कभी डरना भी नहीं चाहिए। तो अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छे शहरों में पढ़े हुए बच्चों की, कॉन्वेंट में पढ़े हुए बच्चों की होती है। तो मुझे याद है कि MCM में लेट तक हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे, जैसे आप कह रहे हो कि किताबें पढ़नी बहुत उस टाइम बहुत ज़रूरी होता था। उस टाइम मोबाइल हमारे पास होते नहीं थे, तो शायद डिस्ट्रैक्शंस भी कम थी, तो लाइब्रेरी में पढ़ते थे, किताबें पढ़ी, स्ट्रगल की। और दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज था वो सिटी लाइफ। कई बार जब आप छोटे शहरों से आते हो तो आप शहर को देख के भटक भी जाते हो और गुम भी जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि वो इस चकाचौंध में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी के इन दोनों चीज़ों से मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि 2 ही चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, एक मेहनत और एक कंसिस्टेंसी। लगे रहना पड़ता है।
मतलब कोई भी लैंग्वेज, कोई भी चीज़, अब मैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज अब्रॉड अटेंड करती हूँ और पीपल कॉम्प्लीमेंट भी फॉर माय लैंग्वेज। तो मुझे लगता है कि ये सफ़र आसान नहीं था पर इम्पॉसिबल नहीं है। यस, हाँ जी। तो किया जा सकता है मेहनत से। मैम ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਣਾ ਉਹਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ यानी ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? व्हाट इज इट? देखो, जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, हम मानव और अधिकार, हाँ, तो अपने आप में जो मानव के अधिकार हैं, और जब हम कहते हैं कि मानव को अधिकार मिले हैं तो ये अधिकार आए कहाँ से हैं? सबसे बिल्कुल जो मौलिक सवाल है वो यही उठता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि ये जो है ये हमें संविधान ने या सरकारें ये अधिकार नहीं देती। ये अधिकार हमारे हैं क्योंकि हम एज इंसान पैदा हुए हैं। तो अगर जब हम क्लासरूम्स में बात करते हैं, बहुत आम भाषा में बात करते हैं, तो हम इनको कहते हैं वूम टू टूम राइट्स। ओके। तो हम कहते हैं कि जनरली हम कहते हैं कि जन्म से अधिकार शुरू होते हैं और मृत्यु पे ख़त्म हो जाते हैं। पर अगर आप देखो, मानव अधिकारों का दायरा इतना सीमित नहीं है। माँ के गर्भ से हमारे ये अधिकार शुरू हो जाते हैं। तभी जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो हम कहते हैं कि फिटिसाइड नहीं होना चाहिए, माँ की खाने का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चा हेल्दी पैदा हो। हाँ जी। और साथ ही मृत्यु के साथ भी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कोविड के टाइम स्पेशली ये बहुत ज़्यादा एक बहस छिड़ी थी कि बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसे ही गंगा में, यमुना में, और हम बार बार कहते थे कि जो मृतक है उसके भी अधिकार होते हैं, है ना, कि उसके रिलीजन को पहचान के एक डिग्निटी के साथ उसके लास्ट राइट्स होने चाहिए। तो एक लास्ट राइट्स की भी हम बात करते हैं, है ना, जो कोविड के टाइम आई थिंक सबसे ज़्यादा हमें नज़र आने लगे। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਮ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਲਾ 3 ਦਿਨ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ मतलब फ़र्क की है, जो मैं समझना चाहता था? देखो, जो संविधान हमें जो अधिकार देता है, या हमारे अगर भारत के संदर्भ में बोलो तो संविधान में है, कहीं किसी में कानून के जरिए जो दिया गया है, वो एक लिखित फॉर्म में हमारे पास ये अधिकार हैं जो हमें देख के, जैसे हम अगर भारत का संविधान खोलते हैं तो हमें समझ आते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मौलिक अधिकार हैं जो सबको मिलने चाहिए। जब हम मानव अधिकार की इन जनरल बात करते हैं तो उसका दायरा जो है वो फंडामेंटल राइट से कहीं बड़ा है। बिल्कुल। वो किसी संविधान से या किसी देश की सीमा में लिमिटेड नहीं है, मतलब irrespective of ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ any race, any caste, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਸ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਈਟਸ, है ना। और वो कहीं ना कहीं जो इंस्पिरेशन है, जो ह्यूमन राइट्स, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, एक यूनाइटेड नेशंस ने एक घोषणा की हुई है, उसमें वो सारे बेसिक अधिकार हैं जो सबको देने चाहिए। सो हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं उनसे ही इंस्पिरेशन लेके बने हुए हैं। बिल्कुल। तो वो उसका दायरा बहुत बड़ा है मौलिक अधिकार। मैम, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗਈ, ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਮ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨੂੰ ਕਰੰਟ टाइम? देखो, हम ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड डील करते हैं तो ज़्यादातर जब हम फील्ड में जाते हैं तो कोई भी काम, जब आप अधिकारों की, दूसरों की बात करते हो तो सफ़र आसान नहीं होता। और ये वाला जो टॉपिक है, कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्ट्स की वाइफ्स को लेके जो है, ये
अगर आप देखोगे पंजाब बार बार लाइमलाइट में आता है कि बड़ा serious ड्रग एक सीरियस इशू है, बाकी देश में भी है बट पंजाब में हम बार बार, और सरकार का भी बहुत ज़्यादा फोकस है। तो बार बार सरकारों का फोकस ड्रग एडिक्ट पे और एडिक्शन डी एडिक्शन कैसे करनी है या ड्रग्स की सप्लाई कैसे रोकनी है, सारा फोकस जो है उस पे रहा है। कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्ट्स की वाइफ्स जो हैं और उनकी जो फैमिलीज जो सफ़र करती हैं उस पे बहुत कम काम हुआ है। तो ये एक नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया था जिसमें माझा रीजन में हमने अमृतसर, गुरदासपुर और तरन तारण 3 डिस्ट्रिक्ट्स में 200 करके 600 औरतों को हमने इंटरव्यू किया 1 साल में। जैसे आपने कहा आसान नहीं था, उनके घरों में जाके कन्विंस करना, तुसी बोलो दसो, है ना, घरों में जाके पहले आइडेंटिफाई करना कि कौन से घर हैं जहाँ पे एडिक्ट्स होंगे, फिर उनकी वाइफ्स को इंटरव्यू करना क्योंकि ज़्यादातर परिवार वाले साथ में बैठे होते हैं। आसान नहीं था पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कह रहे थे मनप्रीत, बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं जब आप बात करते हो। घरेलू हिंसा बहुत आम है उन घरों में जहाँ पे पति नशा करते हैं। कई बार हम बहुत इमोशनल भी हो जाते थे, डिस्टर्ब भी हो जाते थे क्योंकि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 8वीं के बाद। 8वीं तक फ्री है राइट टू एजुकेशन की वजह से, पर उसके बाद एजुकेशन फ्री नहीं है, स्पेशली लड़कियों को छुड़वा देते हैं। हमने देखा कि 2-2, 3-3 जनरेशन्स के बच्चे एडिक्ट हैं। सो बहुत सारी मदर्स कहती है पहले हमारे हस्बैंड्स लेते थे, ड्रगी थे, अब हमारे बच्चे भी लेने लगे हैं। तो वो सारा जो सिचुएशन है वो बहुत एक पूरा परिवार जिस तरह से सफ़र करता है एडिक्शन की वजह से, वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है लाइमलाइट में लेके आना ताकि उन औरतों के लिए भी कुछ हो। उनमें से बहुत सारी ऐसी थी जिन्होंने कहा कि रात को हमारे हस्बैंड, उन्होंने दे भी कोई हक है, हाँ बिल्कुल, और बिना किसी गलती के, उनका कोई गलती भी नहीं है ना। रात को हस्बैंड आया, अगर पैसे नहीं दिए, घर से निकाल दिया, तो पूरी रात सड़क पे भी सोती है। डॉक्टर नमिता, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਨੀਡ ਪੀਸ ਮੇਕਰਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ really overwhelmed that I'm able to interact with you. ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, हम सब, मुझे लगता है सब इंसान, हर एक इंसान अच्छा काम करना चाहता है। जिनसे भी मेरी बात होती है हर एक कहता है कि हाँ किसी भी तरह से हम कर सकें। पर एक जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है कि हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि उससे टाइम निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत साल पहले जब मैंने एक बार बैठ के सोचा दसवंत के बारे में, जब मैं हरियाणा से आई और मैंने पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा और मैंने दसवंत के बारे में सुना, तो मुझे लगा कि दसवंत क्या है। हम कहते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु साहब ने कहा है कि आपने देना है। तो मैंने बैठ के सोचा कि क्या मेरी कमाई सिर्फ मेरी तनख्वाह है कि मेरी कमाई कुछ और भी है। तो मुझे लगा कि मेरी कमाई मेरी नॉलेज है जो मैंने पढ़ाई इतने साल की है, तो असल कमाई तो मेरी वो है। तो अगर मेरी असल कमाई वो है तो फिर मुझे उसको बांटना चाहिए। अगर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, वहाँ हम तनख्वाह ले रहे हैं, तो वहाँ वो दसवंत नहीं निकलेगा। तो इसीलिए जहाँ जहाँ हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि हर जगह पैसे से मदद करने की ज़रूरत नहीं होती। आप स्टूडेंट्स हो, आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, पर बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम समाज को बेहतर बनाने के लिए सब लोग इकट्ठे काम कर सकते हैं। तो हर एक को अपना दसवंत मुझे लगता है अपने आप ही ढूंढना पड़ता है, वो कहीं और से आ नहीं सकता। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਮਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।